क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा। Write the balanced chemical equations for the following. Write the balanced chemical equations for the following. And identify the type of reaction in each case. Identify the type of reaction in each case. तो चार दे रखे हैं। ये है बेरियम क्लोराइड, लिखा हुआ है इस तरह से। बेरियम क्लोराइड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ। ये AQ क्या है बताता हूँ अभी। प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये भी एक ही। बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या दे रखी है, जिंक कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में जिंक कार्बोनेट। इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड सॉलिड, गैसेस। थर्ड है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, प्लस क्लोरीन जो है ये भी गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी गैसियस फॉर्म, ठीक है। फोर्थ नोट करें, मैग्नीशियम सॉलिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, aqueous gives magnesium chloride, magnesium chloride, aqueous plus hydrogen gases। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखिएगा इसमें जो है उनके सिंबल्स यूज़ ना करके ये पूरा जो है इनका नाम वो लिखा हुआ है।
ठीक, तो वो चाह रहे हैं कि पहले तो आप ये जानें कि भाई ये कंपाउंड बनेगा कैसे, और फिर उसके बाद में उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद में आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो जो 4 टाइप की करी हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। तो सबसे पहले देखिए बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें हमने जो 7-7, 8-8 या 10-10 जो रिएक्शंस देखी थी, उनके बाहर की कोई रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप ये देखिएगा कि बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, वो आप हम देख चुके हैं उसमें, हम ये सारी ही रिएक्शंस उसमें देख चुके हैं। तो देखिएगा जैसे पहला है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड कैसे बनता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, BaCl2, ठीक है। साथ में है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का वैलेंसी 1 होती है, 1+, और सल्फेट की होती है 2-। तो K2SO4। अच्छा, अब क्या बन रहा है उधर, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट, तो बेरियम की वैलेंसी इधर से ही समझ में आ रहा है, बेरियम की वैलेंसी 2 है और सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो BaSO4 हो गया, BaSO4 हो गया। और साथ में क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब क्या है कि इसको ना बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग में देखिएगा कि बेरियम का इधर एक एटम है, इधर भी एक एटम है, बैलेंस है। क्लोरीन के इधर 2 है, लेकिन क्लोरीन का इधर जो है 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, क्लोरीन बैलेंस हो गया। पोटेशियम के इधर 2 है, इधर भी 1 × 2, पोटेशियम के भी 2, और SO4 पूरा इधर भी है, इधर भी SO4, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो बता दीजिए कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बेरियम पहले क्लोराइड के साथ कंपाउंड बना रहा था, अब वो सल्फेट के साथ बना रहा है, और पोटेशियम क्लोरीन के साथ बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे स्कूल में पूरी टेबल बना के हुए हैं, जैसे पेरेंट्स की कराइए पूरी टेबल, परफेक्ट टेबल डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करो। चलिए जी, बी देखिएगा, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक का जो वैलेंसी है, जिंक की 2 होती है, और जो कार्बोनेट है उसकी भी 2 होती है, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। अब ये टूट कर क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड, तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन दिखाई दे रहा है कि एक कंपाउंड टूटा और एक कंपाउंड टूटकर 2 अलग अलग में स्प्लिट हो गया, तो ये हमारे पास हो गया डिकम्पोजिशन। अब इसको जो बैलेंस करेंगे, जिंक का इधर एक एटम है, इधर भी एक एटम, ऑक्सीजन का 2 और 1 बैलेंस है, पूरा बैलेंस। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। उसके बाद देखिएगा जी थर्ड, सर, हाँ जी बोलिए। सर जब हम लाइक सल्फर ऑक्साइड में केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें SO2 होता है, बिकॉज उसमें ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, बट इसमें जब हमने जिंक ऑक्साइड किया तो इसमें O2 लिया हमने। पता अब देखिए, जब हमने सल्फर की बात करी थी ना, जैसे हम सल्फर ऑक्साइड की आप बात कर रहे हैं, तो सल्फर ऑक्साइड को हम SO2 बोलते हैं, ठीक है। अभी लेटी आते हो, जब सल्फर ऑक्साइड की बात करते हैं तो जो ये सल्फर है ना, सल्फर की वैलेंसी होती है बेटा 4। हाँ, सल्फर की 4 ही तो होती है, सिलिकॉन की 4, बिल्कुल, वो सिलिकॉन में कंफ्यूजन, सल्फर की 2 होती है, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 माइनस है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सल्फर जब ऑक्साइड बनाता है तो सल्फर 2 तरीके से बनाता है, एक बनाता है SO2 और एक बनाता है SO3, ठीक है, SO2 और SO3। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम सल्फर की बात करते हैं ना, तो सल्फर अकेला, अगर मैं कभी भी किसी भी रिएक्शन में बात करूँगा तो सल्फर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। सल्फर एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन अगर कहीं पर लिखना है तो उसको हम लिखेंगे O2, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं हाइड्रोजन लिखना है तो H नहीं लिखेंगे, सिंगल अगर हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखेंगे। डाई एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, भाई ये ऑक्टा एटमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब S8 होगा, S8, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनेगा। और हमने ऐसा एक रिएक्शन देखा भी था
तो उसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर वो वैलेंसी इंटरचेंज करके ये कंपाउंड बना होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर मैं SO3 में कंपेयर करने लगूँ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 दिखाई दे रही है और सल्फर की वैलेंसी 3 दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही केसेस एक्सेप्शनल है। सल्फर ऑक्साइड हम कभी नहीं बोलेंगे, हम या तो बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और या फिर हम बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड यानी कि सिर्फ SO नाम का कोई कंपाउंड है ही नहीं। और हाँ, अगर सल्फर ऑक्साइड होता तो फिर वो ऐसे ही बनता जैसे आप बता रहे हो कि भाई 2 इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 2, तो फिर वो 2 से 2 कट कर वो SO बन जाता, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस याद रखना है, SO2 और SO3 इस तरह से अलग तरीके से बनता है, समझ गए? ठीक है। जहाँ भी केमिस्ट्री में डाउट आता है ना, एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक्सेप्शंस बहुत हैं इसमें केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे C है तो C में क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब हाइड्रोजन अकेला डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सिमिलरली क्लोरीन भी। H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 2 एलिमेंट जोड़कर एक कंपाउंड बना रहे हैं। हाँ जी, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम इज Mg प्लस HCl, ठीक है। तो वो क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, MgCl2 और हाइड्रोजन हो जाएगा H2। अब जब बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम क्या लगा दिया, बस हो गया, ठीक है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सभी को क्लियर है ना, ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिलो आर गिवन 2 केमिकल रिएक्शंस। Given 2 chemical reactions. First है 2 kBr aqueous plus Cl2 aqueous gives 2 KCl aqueous plus Br2 aqueous. पहला रिएक्शन तो ये दे रखा है, दूसरा देखिएगा। दूसरा दे रखा है Fe सॉलिड है, Fe ब्रैकेट में लिखेंगे S प्लस सल्फर सॉलिड मिल रहा है FeS, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अकेला S लिखा हुआ है, यहाँ पर एसिड नहीं लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पर अकेला S लिखा हुआ तो समझ लीजिए कि ये सल्फर का जो नॉर्मल फॉर्म है उसकी बात चल रही है, यानी कि सल्फर की वैलेंसी 2 ही ली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जो 2 होती है वो 2 ही ली जाएगी। अच्छा, और अच्छा एक चीज़ आपको और बताऊँ, जो 9th क्लास में आपने आयनिक बॉन्ड करा था, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, चलो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ये बना कैसे। कोवैलेंसी आता है क्या? नहीं। आपको पता है कि कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? छोड़ो, फिर मेटल एंड नॉन मेटल में करेंगे उसको भी। मेटल एंड नॉन मेटल में पूरा डिटेल में है ये कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कैसे आयनिक बॉन्ड बनते हैं, तो वो बताएंगे। अभी हम जितने भी बात कर रहे हैं ना, जितने भी बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, जैसे जो वैलेंसीज एक्सचेंज हो रही है वो आयनिक में होती है और कोवैलेंट में शेयरिंग होती है। तो ये शेयरिंग करके बनेगा, ये शेयरिंग करके बनेगा।
से सब जगह 2 ही लेनी है, सिर्फ आयरन ऑक्साइड को छोड़, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड में आप Fe2O3 लेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको 3 लेनी है। ये आपके लेवल पर बता रहा हूँ 10th क्लास के लेवल। हाँ जी सर, हाँ AQ ये होता है कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास शुगर है, तो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 ये फार्मूला होता है। और अगर मैंने क्या करा कि मैंने शुगर को लिया और शुगर को मैंने पानी में मिला दिया, पानी में घोल दिया उसको, तो बस इसी के आगे एक्वस लिख देंगे। मतलब कि ये जो कंपाउंड है इसको पानी में हमने घोल रखा है। हाँ जी, तो ये वही चीज़ है जैसे जहाँ पर भी एक्वस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड को पानी में घोल रखा है। पोटेशियम सल्फेट भी ऐसे ही पानी में डिजॉल्व है, ऐसे ही बेरियम क्लोराइड भी पानी में डिजॉल्व है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर किसी भी कंपाउंड को हमने पानी में डिजॉल्व कर रखा है। हाँ जी बताइए सर, लेकिन वहाँ पर ये कोई सिंगल एलिमेंट है तो फिर उसमें आपको लिखा है वो कौन सा वाला? सर फर्स्ट पार्ट के फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट के फोर्थ में? फोर्थ क्वेश्चन सर फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा Cl2 को बोल रहे हो आप? यही बोल रहे हो ना, ये वाला? यस सर, यस सर। हाँ, तो सिंगल एलिमेंट जो है ना, सिंगल एलिमेंट है लेकिन उसके 2 एटम है, तो वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया है Cl2। तो क्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट करेगा या तो गैसियस स्टेट में, क्लोरीन गैस होती है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और किसी भी गैस को अगर मैं कंप्रेस करने लगूँ ना, दबाता जाऊँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई परफ्यूम की बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल को आप हिलाकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा, ऐसा लगेगा जैसे अंदर लिक्विड है ना। सिलेंडर है जिसमें गैस होती है, उस सिलेंडर को आप थोड़ा सा हिलाकर देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कुछ पानी हिल रहा है उसके अंदर। तो उसको इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है कि गैस को अगर कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो ये वही चीज़ है कि क्लोरीन अगर सिंगल कहीं लिखा हुआ होता तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डबल में लिखा हुआ है तो डबल में लिखा हुआ है तो गैसियस होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ सब गैसियस ही है। या हाइड्रोजन है, ये गैसियस है, ठीक है। और इधर भी हाइड्रोजन गैसियस, इधर भी क्लोरीन गैसियस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वस का मतलब ये है कि इसको थोड़ा कंप्रेस करो। क्लियर है? बताइए। ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन बाकी बच्चे बताएं। गौरी, अनंत, यस सर। क्लियर है? और ये मृदु, ओना। अच्छा ठीक है। चलिए अब जरा देखें, ये हमारे पास 2 हो गए। बिलो आर गिवन टू केमिकल रिएक्शंस, तो ये 2 केमिकल रिएक्शंस हमको दे रखे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही बताओ। सेकंड वाला कॉम्बिनेशन है और जो पहले वाला है डिस्प्लेसमेंट है। ये पूछा गया था, लिख लो खैर इस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी का नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 4 पार्ट्स थे, वो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है which is combination reaction and which is displacement. तो फर्स्ट पार्ट जो है ये तो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 5th टाइप है रिएक्शंस की। हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस।
ऑक्सीडेशन, पहले हेडिंग डालें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन बनेगी। फर्स्ट लिखें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड लिखे, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस is also called oxidation. किसी भी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को अगर ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। या फिर अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है तो किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक। उसके बाद हाँ दोनों दे रखी है, दोनों दे रखी है। एक तीसरी भी डेफिनेशन दे रखी है, वो अभी कुछ एग्जांपल्स करने के बाद बताऊँ, ठीक है। तो लिखे यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन addition of hydrogen to a substance is called reduction, is called reduction. Second, the removal of oxygen from a substance is also called reduction. Is also called reduction, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। उल्टा बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है रिडक्शन। रिडक्शन में यह है कि हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन कहेंगे उस रिएक्शन को, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो भी उसको रिडक्शन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिएगा, पहले एक चीज़ और लिखी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसकी भी ना दो डेफिनेशन लिखी जाएंगी।
gives oxygen the substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. Is called an oxidizing agent. इसकी भी सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करे। भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको भी तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नोट करेंगे सेकंड में, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस which removes hydrogen is also called an oxidizing agent. Is also called an oxidizing agent. ठीक है जी, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। फिर नेक्स्ट लिखे, अगला लिखे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का फर्स्ट लिखें, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन the substance which gives hydrogen for reduction is called a reducing agent. It's called a reducing agent. Second, the substance which removes oxygen is also called a reducing agent. इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन का मतलब दो है, या तो ऑक्सीजन ऐड करना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो रिडक्शन में हेल्प करता है। तो रिडक्शन में हेल्प कौन करेगा? रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करे उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशंस हो गई इनकी। उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं, देखिएगा सम कॉमन एग्जांपल्स।
some examples. Example 1, CuO plus H2 plus H2 gives Cu plus H2O, Cu plus H2O. इन रिएक्शंस में हमसे ये पूछा जाता है कि एक तो आप ये बताइए कि ऑक्सीडेशन हो किसका है, एक तो ये बताना होता है, और दूसरा ये बताना होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये बताना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस reduced, oxidizing agent or reducing agent। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर तो हाइड्रोजन था केवल, और यहाँ इस हाइड्रोजन में ना ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एरो बनाकर, यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर रिडक्शन। ऐसा होता है कि इसको ना रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। मतलब अगर किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इसका रिडक्शन होगा, और वो समझ में भी आ रहा है कि इधर कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पर सिर्फ कॉपर रहेगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम रिडक्शन बोल देते हैं। बता दो भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन सा सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो CuO, ठीक। फिर ये देखेंगे कि जैसे ये हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के अलावा क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के अलावा क्या है, CuO। तो ये CuO ही है इसमें जो इसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है, तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, लेकिन वो किसकी वजह से रहा है, जो दूसरा रिएक्टेंट है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अलावा जो बचा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, तो इसके अलावा क्या बचा, CuO। तो CuO हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO, तो इसके अलावा क्या बचा, H2। तो H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए। तो सीधा सीधा समझिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस ये याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा होता है, ठीक। अगला देखें एग्जाम्पल। Example number 2, H2S H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। S plus 2HCl। अब यहाँ पर देखिए H2S है, तो इधर H2S है और यहाँ पर केवल सल्फर रह गया, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना। हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। इधर क्लोरीन है और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो रिडक्शन किसका हो रहा है Cl2 का। रिडक्शन हो रहा है Cl2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद रिडक्शन हो रहा है Cl2 का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन ZnO प्लस C, ZnO प्लस C गिव्स, इसको हीट करेंगे तो मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिंक प्लस CO ये मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जैसे कि जिंक ऑक्साइड था तो यहाँ पर ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ आते आते क्या होगा, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या, रिडक्शन। और इधर कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, कार्बन रिडक्शन किसका हो रहा है ZnO, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए हमने ये देखा ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की एक एक डेफिनेशन देखी। ऑक्सीडेशन में क्या है कि ऑक्सीजन का जो एडिशन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन। एक एक डेफिनेशन ये देख ली है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन नज़र आता ना हाइड्रोजन नज़र आता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नज़र आ रहा था, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है। अच्छा, इधर कार्बन है तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन नज़र आ रहा था। यहाँ पर ऑक्सीजन नाम की चिड़िया है ही नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि H2S है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। इधर क्या है, इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिडक्शन हो गया। किसी किसी रिएक्शन में ऐसा होता है कि हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो उस रिएक्शन में क्या करेंगे, ठीक, वहाँ पर भी वो बोलेंगे कि भाई आप बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। एकदम से दिमाग में आएगा भाई ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही नहीं, लेकिन होता है। तो नोट करें, देयर इज येट अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नोट करके लिखना, नोट करके लिखिए। देयर इज येट another concept
oxidation and reduction in terms of metals and non-metals. एक बिल्कुल बेसिक फंडा याद रखना कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो फिर वो मेटल है, ठीक है, चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, कैसा भी हो, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो फिर वो मेटल है। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यानी कि एनायंस, जितने भी एनायंस हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल हैं, जितने भी कैटायंस हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। तो लेकिन द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट addition of non-metallic element or bracket में लिख दो और removal of metallic element the addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. Called oxidation. Second, है एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, ठीक इसका उल्टा, अगर पहला याद हो गया तो सेकंड ठीक इसका उल्टा है, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ non-metallic element is called reduction. Is called reduction. तो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। अब ये देखेंगे, इसमें एक चीज और लिखना, कैटायंस आर मेटल्स एनायंस आर नॉन मेटल्स। कैटायंस और एनायंस, एक्चुअली कैटायन को मेटल या एनायन को नॉन मेटल नहीं बोला जाता, ये शॉर्टकट के लिए लिखवा रहा हूँ। जो भी एलिमेंट है जो कैटायन बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटल। जो एलिमेंट है जो एनायन बनाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2-, यानी कि एनायन बना रहा है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया नॉन मेटल, ठीक है। जैसे आयरन है, तो आयरन की वैलेंसी क्या है 2+ या 3+, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आयरन क्या हो गया मेटल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मेटल की और नॉन मेटल की, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 3 एग्जांपल हमने देखे थे, ठीक है। 4th एग्जांपल देखें।
प्लस O2, इसको हीट कर देंगे तो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा 2Cu, ये हो गया। यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब सुना तो हमने ये है कि फिर इसका जो दूसरा वाला है इसका रिडक्शन होना चाहिए, इसका रिडक्शन तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, भाई वाटर तो बन नहीं रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वाटर बनेगा ना तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ना ही यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में क्या करेंगे। तो जब भी कभी ऐसा रिएक्शन आए तो आप ये समझ लेना कि आपको ये मेटल और नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट बाई चांस आप भूल भी जाते हैं तो ये मेटल नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट सब जगह लगेगा, ठीक है। ये ऐसी डेफिनेशन है जो सभी जगह, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले में भी ये डेफिनेशन जो है ये एप्लीकेबल है। तो जरा यहाँ पर देखते हैं, जब मैं कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर की वैलेंसी क्या होती है 2+, और जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी क्या होती है 2-। तो अब देखें वो क्या बोल रहे हैं, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है, एनायन होता है। तो इसमें ही तो जुड़ रहा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट इसमें जुड़ रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिसमें भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट जुड़े, नॉन मेटेलिक एलिमेंट मतलब एनायन, तो एनायन किस में जुड़ रहा है, इसमें तो जुड़ रहा है कॉपर में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना ऑक्सीडेशन, ब्रैकेट लगाकर लिखना एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब दूसरा देखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में कैटायन जुड़ रहा है। कैटायन क्या होता है, ये होता है मेटेलिक एलिमेंट, और एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें मेटेलिक एलिमेंट जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। और देखिएगा अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5। समझ गए नहीं फिर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। वो सारा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 है CuO + H2। CuO + H2, इसको हीट करेंगे तो मिलेगा Cu + H2O। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं किसी को ना मेटेलिक एलिमेंट या नॉन मेटेलिक एलिमेंट तभी बोलूँगा जब हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट दे रखा है। ये तो कंपाउंड है ना, इसमें थोड़ी बोलूँगा मेटेलिक है नॉन मेटेलिक है। तो यहाँ तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो क्या हो रहा है इसका, इधर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। बस बाकी वो चारों पैरामीटर्स आप लिख ही देंगे, किस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 6। अच्छा, जो ये वाला है ना, इसको स्टार बना लीजिए। इसको देखते ही ना सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन दे दिया आपने, गलत पूछ लिया, और टीचर फिर बिठा देंगे आप।
ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी एलिमेंट में एक एलिमेंट ये इसमें नॉन मेटेलिक एलिमेंट जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अगर ये एलिमेंट है इसमें मेटेलिक एलिमेंट जुड़ रहा है तो इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। ये याद रखिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, MnO2 + 4HCl। MnO2 + 4HCl, it gives MnCl2 + Cl2 + 2H2O। MnCl2 + Cl2 + 2H2O। अब देखिएगा MnO2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर MnCl2 हो गया तो ठीक है। क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल इज रिडक्शन। इधर HCl है और HCl में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, केवल क्लोरीन बचा, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी किसी रिएक्शन में हमको H2O एक्स्ट्रा दे रखा होता है। H2O जनरली बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें H2O एक बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। तो हम ये जानते हैं ना कि डीजल जो है या पेट्रोल जो है या गैस जो है ना, जिन पर हमारे व्हीकल्स चलते हैं, तो वो सब बर्न करते हैं, वो सब जलते हैं तभी कोई व्हीकल जो है वो हमको एनर्जी डिलीवर करता है। तो उसमें आपने ये नोटिस करा होगा कि सब बताते हैं कि भाई इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। और जो ये आपका डीजल है, डीजल में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत ज़्यादा घातक है ना। पेट्रोल में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो चलो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर भी ठीक है। तो उन सबके साथ में खास तौर पर सर्दियों में आपने नोटिस करा होगा कोई कार खड़ी हुई है, उस कार को स्टार्ट करते हैं तो जो उसका साइलेंसर उसमें से 2-4 बूंदें पानी की गिरने लगती हैं। तो वाटर जो है ना, वाटर बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो ये वाटर है, यहाँ पर वाटर बाई प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस वाटर को एक बार को छोड़ दीजिए, बस ये देखिए कि MnO2 है, तो MnO2 में से क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो रिडक्शन हो गया। और HCl है, इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये सारा खत्म होता है। हार्डली एक क्लास और लूँगा, कुछ इसके क्वेश्चंस करा देंगे, है ना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है, ठीक है। तो शायद आधे घंटे में ही निपट जाएगा, बाकी कंप्लीट है चैप्टर चैप्टर की एक्टिविटीज करवा करवा दें।